दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लास्ट में मैं आपको बताया था क्या रिलेशन है। तो आज उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा गहराई में चलते हैं। इनका यूज़ काफ़ी आगे आने वाला है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ज़रा देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई ft फंक्शन दे रखा है। तो ft को अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूँगा तो ये बनेगा dft/dt। ठीक है भाई, इसको मैं gt लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको dft/dt gt दे रखा है, इसका मतलब अगर आपको कोई फंक्शन का ग्राफ दे ft का, तो उसको डिफरेंशिएट करके आप क्या बना सकते हो, gt बना सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये कुछ इस तरह का फंक्शन है। ये मान लीजिए मेरे पास, माफ कीजिएगा, फंक्शन जो है वो ट्रायंगुलर ले रहा हूं, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, सोचिए ये मेरे पास कोई फंक्शन है, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5 और t मेरा सेकेंड्स में है। ये एम्पलीट्यूड है मान लीजिए मेरा 10 और ये है मान लीजिए -10। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये है भाई फंक्शन। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये है मेरे पास ft। मुझे क्या करना है, मुझे gt प्लॉट करना है दोस्तों, मुझे gt प्लॉट करना है। तो gt कैसे प्लॉट करेंगे, gt को कैसे प्लॉट करेंगे? तो gt क्या है, ft का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव माने क्या होता है, स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाती है, तो टेंजेंट का स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या बनेगा, इसका स्लोप जैसे देखो -1 से लेके 1 तक देखोगे तो स्लोप आएगा 10, यहां से लेके यहां तक का स्लोप देखोगे तो -10, यहां से लेके यहां तक का जो स्लोप देखोगे 10। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव प्लॉट करूं दोस्तों, तो जरा देखिए कैसे प्लॉट होगा डेरिवेटिव, dft/dt, जिसको मैं gt बोल रहा हूं। तो gt को आप यहां से इजीली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे, -1 से लेके 1 तक 10 आएगा। ठीक है, फिर आपका 1 से लेके 3 तक क्या आ जाएगा, -10, और फिर से 10। ठीक है, यहां तक 10 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया डिफरेंशिएशन, dft/dt। gt क्या बन गया, dft/dt। बड़ा आसान था, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, इजी। बट जरा सोचिए उल्टा करना हो, gt का ग्राफ दे रखा हो और मुझे ft बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये था। ठीक है, हाँ तो जरा देखिए, अगर ये दे रखा हो और वापस ये बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ठीक, तो उसके लिए एक काम करते हैं, इसको, इस रिलेशन को रिवर्ट करते हैं, इस रिलेशन को रिवर्ट करते हैं। रिवर्ट कैसे करोगे जरा देखिए, मैं काम करता हूं, इस dt को इधर ले जाता हूं, तो ये बन गया dft, दैट इज इक्वल टू gt इंटू dt। तो आप कह सकते हैं ये स्मॉल एरिया हो गया, gt फंक्शन की हाइट होगी और dt मेरा स्मॉल टाइम हो गया। तो एक स्मॉल स्ट्रिप की विड्थ होगी dt और हाइट होगी gt, तो मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉल एरिया। तो इसका मतलब ये स्मॉल एरिया है, बट मुझे तो पूरा ft चाहिए भाई। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ, इसके लिए बोथ साइड में क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन। तो इधर क्या आ जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इधर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा बताओ, इधर इंटीग्रेशन होगा ft के रेस्पेक्ट में, और इधर किसके रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, t के रेस्पेक्ट में। इधर होगा इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इधर dt लिखा हुआ है और इधर dft लिखा हुआ है। तो टाइम मान लीजिए मैं 0 से लेकर t तक ले रहा हूं, 0 से लेकर t तक मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो ये क्या बनेगा, ये फिर f0 से लेकर कहां तक आ जाएगा, ft तक, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू थी बताओ, ft की वैल्यू क्या थी, f0, और t इक्वल टू t पे इस फंक्शन की वैल्यू होगी ft। तो इसका मतलब f0 से लेकर ft तक मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। समझ आया भाई, बोलिए कोई दिक्कत है तो ये क्या बन गया दोस्तों, इधर बन जाएगा ft माइनस f0, और बराबर के इधर क्या आ जाएगा, gt dt 0 से लेके t तक।
सही है भाई, इस तरह से कर सकते हो आप। इस f0 को बराबर के इधर ले आओ तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा ft इज इक्वल टू f0 प्लस 0 से लेके t तक gt dt। इस तरह से आप ft निकाल सकते हो, इस तरह से आप ft को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। जहां से आप शुरू कर रहे हो वहां पे फंक्शन की वैल्यू देखो ft की, वो f0 होगी और 0 से लेके t तक gt dt, ये बन जाएगा ft। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है एक चीज जो आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं। अगला जो स्टेप है वो बड़ा इसको अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सच बताऊं तो इसको अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें गलतियां करते हो आप लोग, गलतियों को देखेंगे, बट पहले आप जरा देखिए कि कैसे मैंने इस रिलेशन को उल्टा किया है। मैं इस dt को इधर ले आया, ठीक है, इधर बना dft, तो यहां पे रह गया dft, इधर आ गया gt dt। अब मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं तो यहां पे तो टाइम के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन और यहां पे फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ft के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा क्योंकि dft लिखा हुआ है। तो टाइम सोचिए 0 से t मैं वेरी कर रहा हूं, तो यहां पे ft कहां से कहां तक वेरी होगा, t इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f0 और t इक्वल टू t पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी ft। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा dft को, dft का इंटीग्रेशन ft ही होता है, dft का इंटीग्रेशन ft होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, इसको ऐसे ही लिख दिया, तो f0 को मैं इधर ले आया। तो इसका मतलब कहां से आप शुरू कर रहे हो वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 0 से शुरू कर रहे हो तो यहां पे f0 लिखोगे। अगर सोचिए t1 से शुरू कर रहे हो तो ft क्या हो जाएगा बताओ जरा, वो हो जाएगा f ऑफ t1 प्लस t1 से लेके t तक gt dt, ऐसे हो जाएगा दोस्तों, सही है। इस तरह से आप लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, t तक करना है तो तभी ft निकलेगा, ध्यान रखना भाई, ft निकालने के लिए t तक लेना पड़ेगा आपको, ये तभी ft निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अगर t1 से शुरू कर रहे हो तो यहां पे ft1 फंक्शन की इनिशियल वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप कहां से शुरू कर रहे हो, t1 से, तो t1 वाली वैल्यू को इनिशियल वैल्यू बोलेंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको आप ft को लिख सकते हो और इस तरह से आप करोगे भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई कैसे आप डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में करोगे। अब जरा करके देखते हैं, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है जितना आपको बोर्ड पे लग रहा है। जब आप परफॉर्म करोगे तब आपको डिफिकल्टी नजर आएंगी और आपको ये टी का मतलब समझ आएगा कि ये टी का क्या मतलब है, यहाँ पे 0 से 1 क्यों नहीं किया, 0 से 2 क्यों नहीं किया, उसका मतलब समझोगे आप, ठीक है। तो पहले तो आप ये रिलेशन समझो कि भाई कैसे डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इनिशियल टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वही वैल्यू फिर आपको यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए जरा इसको परफॉर्म करते हैं। सोचिए आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको ये फंक्शन दे रखा है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको जीटी फंक्शन दे रखा है, जीटी का ग्राफ बना रहा हूं आपके सामने, जीटी मैं 0 से आगे दिखा रहा हूं, बस 0 से पहले दिखाने की जरूरत नहीं है, 0 से आगे दिखा रहा हूं। सोचिए ये है मेरा जीटी, ये 10 है, ये -10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सेकंड्स में आ गए मेरे पास, ठीक है भाई। ये हाइट है 10, ये हाइट है मेरी -10, ये फंक्शन है मेरा जीटी। मुझे बनाना है एफ टी का ग्राफ और ये आपको रिलेशन दे रखी है। तो क्या करोगे आप, 0 से शुरू कर रहे हो ना, इनिशियल टाइम मेरा 0 है ना, तो 0 से शुरू करेंगे भाई। तो जरा देखिए कैसे प्लॉट करेंगे अब इसको, एफ टी को प्लॉट करना है मुझे 0 से आगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऐसे ही आगे चल रहा है, ठीक है, टी इन सेकेंड्स। तो अब जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि जीटी और एफटी के बीच ये रिलेशन आपको गिवन है, ये दे रखी है आपको रिलेशन कि भाई एफटी और जीटी इस तरह से रिलेटेड है और जीटी का ग्राफ दे रखा है आपको एफटी का बनाना। इस बार आपको क्या करना है, जीटी को इंटीग्रेट करोगे तब आएगा एफटी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से एफटी को लिखूंगा और 0 से शुरू कर रहे हो आप, इनिशियल टाइम आपका 0 है, तो बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से टी जीटी डीटी। आप ऐसे लिखोगे इसको, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में चेंज करोगे तो ऐसे चेंज करोगे। इनिशियल टाइम 0 से शुरू कर रहे हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब सवाल ये उठता है कि एफ ऑफ 0 क्या है, क्योंकि वहीं से तो शुरू करना है, वैल्यू तो दे नहीं रखी है एफ ऑफ 0 की, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लो 0। अगर नहीं दे रखा है, या तो वैल्यू दी होगी एफ ऑफ 0 की, वो वैल्यू से शुरुआत करना है, या फिर इसको बाय डिफॉल्ट 0 मान लो। तो चलिए अब जरा इसकी वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूं, ये दे नहीं रखा तो इसको 0 ले लो प्लस। अब बताओ जीटी की वैल्यू क्या है।
जीटी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 10 दे रखी है शुरू में, तो आपको 10 पुट करनी है यहां पे, 10 dt। 0 से आगे जीटी की वैल्यू 10 है, तो यहां पे लिमिट क्या रखें? क्या 0 से 1 रखोगे क्या? 0 से 1 है 10 तो ना। अगर आपने 0 से 1 रख दिया दोस्तों, तो कभी भी आप ft नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इससे तो एक नंबर आएगा, आप चेक करके देख लो, इससे तो 10 बन जाएगा। और 10 एक नंबर होता है, एक फंक्शन नहीं है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। हमें चाहिए फंक्शन, तो क्या करोगे दोस्तों? तो आप यहां पे 0 से 1 मत करो, 0 से t करो, वेरिएबल लिमिट रखो, तभी फंक्शन निकल के आएगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर क्यों भाई, ये तो 10 जो है वो तो 0 से 1 के बीच ही वैलिड है, तो आप 0 से 1 क्यों नहीं रख रहे हो, 0 से t रख रहे हो आप? देखो 0 से t रख दो, लेकिन ये जो आंसर आएगा ये कहां से कहां तक वैलिड होगा बताओ? 0 से लेके 1 के बीच ही वैलिड होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो ये 10 रखा है ना आपने जीटी की वैल्यू, ये 10 वैलिड ही 0 से 1 के बीच में, तो जो यहां से आंसर निकलेगा वो 0 से 1, उसमें बाद में वैल्यू पुट कर देंगे 1। अगर आपको 1 पे देखनी है हाइट ft की, शुरू में मत पुट करो, शुरू में यहां पे वेरिएबल लिमिट रखो। अगर आपको फंक्शन चाहिए तो, अगर आपको नंबर चाहिए, अगर आपको एरिया चाहिए, जैसे 0 से 1 कर रहे हो आप, तो 0 से 1 का मतलब है 0 से 1 के बीच का एरिया निकाल दिया, फिर तो आपने फंक्शन नहीं निकाला। अगर आप चाह रहे हो कि फंक्शन निकले, तो फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फंक्शन के लिए आपको यहां पे वेरिएबल लिमिट रखनी पड़ेगी। दोस्तों पॉइंट को समझो भाई, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो आपको यहां पे वेरिएबल लिमिट, यहां पे t रखनी पड़ेगी। तो चलिए जरा देखते हैं, अब यहां पे t रखा है, तो ft की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? ft मस्ट बी इक्वल टू 10t, ये आ जाएगा। तो ft इक्वल टू 10t आया, लेकिन कहां से कहां तक आया बताओ? t की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके 1 के बीच है भाई, ठीक है? तो लीनियर फंक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन वाला। तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 बनेगी, और t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 10। t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा। समझ आया भाई? t इक्वल टू 1 पे जो है वो 10 बन जाएगा। बोलिए दोस्तों, क्लियर? अभी कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? ये बन जाएगा मेरा 10। अब आइए आगे, तो t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 10 हो गई। अब 1 से आगे देखते हैं, 1 तक हो गया है, ठीक है? 1 से आगे फंक्शन बदल रहा है, 1 से लेके 3 तक अब डिफरेंट फंक्शन है। तो 1 से आगे फिर जीटी को कैसे कैलकुलेट करोगे? जरा देखिए दोस्तों, अब हम ft को क्या लिखेंगे? ft इज इक्वल टू f1, क्योंकि अब इनिशियल टाइम मेरा 1 हो गया है, तो f1 प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके t तक, और जीटी की वैल्यू क्या है बताओ? -10 dt। लेकिन ध्यान रखना, यहां से जो आंसर निकलेगा वो कहां से कहां के बीच में वैलिड होगा? 1 से लेके 3 तक वैलिड होगा। क्यों भाई 1 से लेके 3 तक वैलिड होगा? क्योंकि आप खुद सोचिए, ये जो -10 वैल्यू है ये 1 से 3 के बीच में है, तो 1 से लेके 3 के बीच में जो है वो -10 है। तो इसका मतलब जो ये आंसर निकलेगा, यहां पर वेरिएबल लिमिट रखनी है, ध्यान रखना, जो आंसर निकलेगा ये 1 से लेके 3 के बीच ही वैलिड होगा। बट पहले लिमिट नहीं पुट करेंगे कि यहां पे 3 पुट कर दो, वो तो एरिया दिखा देगा आपको, पूरा ये एरिया एक नंबर निकाल के दे देगा, एरिया की वैल्यू निकाल के दे देगा। हमें एरिया नहीं चाहिए, हमें तो फंक्शन प्लॉट करना है भाई, ठीक है? वेरिएबल लिमिट का मतलब समझिए, वेरिएबल लिमिट से ही फंक्शन निकल के आता है। हालांकि ये जो फंक्शन निकला ये एरिया फंक्शन है, एरिया फंक्शन एक डिफरेंट चीज है, वो बताऊंगा मैं आपको एरिया फंक्शन क्या होता है। बट आप इसका मतलब समझिए कि वेरिएबल लिमिट क्यों रखी है, ठीक है? तो अब बताओ जरा f1 की वैल्यू क्या है? f1 तो मेरा 10 हो चुका है भाई, तो ये तो 10 पुट कर दो, -10 मैंने बाहर ले लिया, और यहां पे है t-1, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -10t + 20, ये आ जाएगा दोस्तों। और ये कहां से कहां के बीच में वैलिड है? 1 से लेके 3 के बीच में वैलिड है। तो जब 1 पे वैल्यू देखोगे तो 10 आएगी, और 3 पे वैल्यू देखोगे तो क्या बनेगी? 3 पे वैल्यू देखोगे तो -10 बनेगी, और 2 पे वैल्यू इसकी 0 बनेगी। तो जरा देखिए ऐसे आएगा, 2 पे 0 हो गया, और यहां पे 3 पे -10 हो गया, ठीक है जी? बहुत बढ़िया भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब 3 से आगे चलते हैं। तो 3 से लेके 5 तक अब फिर से 10 आ गया, तो क्या लिखोगे बताओ? अब ft को कैसे लिखोगे बताओ? ft विल बी इक्वल टू f3, इनिशियल वैल्यू अब 3 वाली हो गई है भाई, f3 प्लस इंटीग्रेशन 3 से t तक, 3 से लेके t तक, और फंक्शन की हाइट क्या है? 10, फिर से 10 आ गई। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, ये 10 हाइट जो है कहां से कहां तक वैलिड है? t की वैल्यू कहां से कहां तक है बताओ? 3 से लेके 5 तक वैलिड है दोस्तों, 3 से लेके 5 तक ही वैलिड है। तो यहां पे जो भी आंसर आएगा उसमें t की वैल्यू यही पुट करेंगे भाई, इसी रेंज वाली पुट करेंगे, ठीक है? अब आ जाओ f3 क्या आया? f3 बताओ पहले क्या है? f3 क्या है? t = 3 पे वैल्यू कितनी है? -10, तो इसकी वैल्यू को मैं -10 पुट कर देता हूं, प्लस 10 कॉमन ले लो, और ये बन जाएगा t-3, तो ये बन जाएगा 10t - 40, और ये कहां से कहां तक वैलिड है? t की वैल्यू 3 से लेके 5 तक वैलिड है। समझ आया भाई?
t से लेके 3 तक, 3 से लेके t की वैल्यू 3 से लेके 5 तक वैलिड है। t इक्वल टू 3 पे देखो अब क्या वैल्यू इसकी, t इक्वल टू 3 पे तो -10 है, ठीक है, और t इक्वल टू 5 तक जाना है अब अपने को, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है भाई, तो t इक्वल टू 4 पे 0 बनेगा और t इक्वल टू 5 पे वापस से 10 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आइए भाई आगे देखते हैं, तो यहां पे 10 हो गया। सोचिए अब अगला क्या बनेगा, फिर अगला भी ऐसे ही बनेगा, अगला ये -7 तक, अब आप खुद सोचना इसकी क्या इक्वेशन आएगी, वो आप खुद निकालना, ठीक है। अब जरा सोचिए अगर मैं बोलता कि 7 के बाद ये 0 हो गया है, तो 7 पे इसकी वैल्यू है -10। अब 7 के बाद देखते हैं क्या बनेगा, 7 के बाद जो है वो क्या बनेगा, 7 तक तो हमने कर दिया ना, ठीक है, 7 तक ये लाइन आई, 7 के बाद देखिए 7 के बाद क्या बनेगा, ft इज इक्वल टू f7 प्लस इंटीग्रेशन 7 टू t gt dt, यही लिखोगे भाई 7 से आगे, और gt की वैल्यू क्या है, gt की वैल्यू तो 0 है, तो यहां पे 0 कर दो। तो ये जो आंसर होगा दोस्तों, ये कहां से कहां तक वैलिड होगा, t की वैल्यू 7 से लेके इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक ये वैलिड है, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये फंक्शन मेरा 0 है। और 7 पे क्या वैल्यू है फंक्शन की बता सकते हो, 7 पे तो -10 है, तो आप यहां पे 7 की वैल्यू पुट कर दो -10, ठीक है भाई, और ये 0 हो जाएगा, तो ft की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ft की वैल्यू आ जाएगी -10 7 से आगे। इसका मतलब अगर gt 0 है यहां पे, तो ft की वैल्यू फिर -10 पे कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो। इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यही आएगा, चेक करके देख लो, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यही आएगा, बेशक आप चेक करके देख लो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव लेना तो बहुत आसान होता है ना, डेरिवेटिव का मतलब तो स्लोप होता है, इसका स्लोप 10 है, 10 दिखा दिया, इसका स्लोप -10 है, -10 है, इसका स्लोप 10 है, 10 -10 एंड देन स्लोप 0, तो ये भी 0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको अगर कोई gt दे रखा है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह भी किस्सा समझ आया कि कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को। उसमें इनिशियल वैल्यू की जरूरत पड़ती है भाई, अगर नहीं दे रखा तो 0 मान लिया करो, और आपको वेरिएबल लिमिट रखनी है, ध्यान दीजिएगा। तो अब वेरिएबल लिमिट में और कांस्टेंट लिमिट में क्या फर्क है वो भी जरा देख लेते हैं। जरा देखिए दोस्तों, वेरिएबल लिमिट में और कांस्टेंट लिमिट में क्या फर्क है उसको जरा समझते हैं। अगर आप एक कांस्टेंट लिमिट रखते हो और एक वेरिएबल लिमिट रखते हो, तो दोनों में क्या फर्क है उसको भी जरा गौर से समझते हैं, ठीक है, उसको भी जरा देखिए दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा ft कुछ इस तरह का दे रखा है, ft जो है वो इस तरह का दे रखा है, 0 से लेके और इनफाइनाइट तक है आगे तक, और इसकी हाइट मान लीजिए 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सोचिए मैं इस ft को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं, और मैं 0 से 1 के बीच इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं। 1 मिनट के लिए ऐसा सोचते हैं, 0 से लेके 1 के बीच। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं 0 से 1 के बीच का एरिया देखना चाह रहा हूं। तो क्या आंसर आएगा भाई बताओ, 0 से 1 के बीच ft की वैल्यू मेरी 1 है, तो ft को 1 पुट कर दो भाई, 1 dt हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। तो क्या आंसर आएगा, आंसर 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बनेगा t, और t में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो एरिया आएगा 0 से 1 के बीच का वो निकल के आ जाएगा भाई, ये एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एरिया आ गया। अगर आप कांस्टेंट लिमिट रख रहे हो तो कांस्टेंट नंबर निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। बट जरा सोचिए अगर यहां पे मैं वेरिएबल लिमिट रखता तो फिर क्या बनता, 0 से लेके t तक कर दो, वेरिएबल लिमिट कर दिया, तो वेरिएबल लिमिट करोगे तो क्या बनेगा, ft की वैल्यू क्या है, ft की वैल्यू तो 1 है भाई, तो ft 0 से आगे देखनी है ना वैल्यू, तो 0 से आगे ft की वैल्यू 1 है, क्योंकि 0 से आगे t तक जा रहे हो आप, t मुझे नहीं पता, t एक रैंडम नंबर है। तो अगर मैं इसको 1 पुट करूंगा, ft की वैल्यू 1 पुट करता हूं, क्योंकि ft की वैल्यू 1 है 0 से आगे मुझे पता है, और 0 से लेके t तक इंटीग्रेट कर दो तो आंसर t ही आएगा। इसका मतलब क्या समझे, इस बार ये फंक्शन बना है, टाइम का फंक्शन आया है आंसर। और ये कैसे होगा, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, टाइम के बाद बढ़ रहा है, 0 पे 0 है, 1 पे इसकी हाइट जो है वो 1 है, और 2 पे इसकी हाइट जो है वो 2 है। अब ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया फंक्शन को दिखा रहा है, इसको बोलेंगे एरिया फंक्शन। इसका मतलब ये एरिया को ही बता रहा है अभी भी, बट ये एरिया फंक्शन बन गया है, ये अभी भी एरिया को ही बता रहा है, ठीक है। अगर ft का ये दे रखा है तो ft का जो इंटीग्रेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो एरिया फंक्शन बन जाएगा। एरिया फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, मीनिंग ये होता है कि आप डिफरेंट t पे कितना एरिया बनेगा
इस टी की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट लोगे तो कितना एरिया आएगा वो अलग अलग एरिया भी आप निकाल सकते हो यहां से। जैसे मान लीजिए टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं आप, तो 1 पे एरिया देख लो कितना है। 1 पे एरिया जो है, एरिया फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब टोटल एरिया 1 तक 1 ही बनता। इसका मतलब अगर आप टी की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो एरिया 0 से 1 के बीच का देख रहे हो ना, एरिया फंक्शन में डायरेक्ट यहां पे देख लो इसकी क्या वैल्यू है। यहां पे टी की वैल्यू अगर 2 लेते तो एरिया की वैल्यू क्या बनती बताओ जरा, एरिया की वैल्यू 2 आती, लेकिन एरिया फंक्शन से डायरेक्टली आप देख सकते हो कि टी की वैल्यू 2 पे एरिया फंक्शन की वैल्यू ही 2 है। इसका मतलब अगर 0 से 2 लोगे तो एरिया की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं आगे चलता चला जाऊंगा तो यहां जो पिछला जो एरिया है वो कैसे बढ़ता चला जाएगा मेरा। अगर यहां तक ले रहा हूं तो एरिया 1 बनेगा, अगर अगले 2 तक ले रहा हूं तो एरिया 2 बनेगा। तो अगर मैं वेरिएबल ले लूं टाइम को बढ़ाते चले जाऊं तो जो पीछे वाला जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, एरिया फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, जब भी आप वेरिएबल लिमिट रखते हो तो उससे एक फंक्शन निकल के आता है, वो भी एरिया ही है बट वो एरिया फंक्शन है। और अगर कांस्टेंट लिमिट रख रहे हो तो वो क्या बनेगा, वो तो फिर एक कांस्टेंट एरिया ही आ जाएगा, फिर इससे तो वहां तक का एरिया आ जाएगा। और अगर वेरिएबल रख रहे हो तो उसमें तो आप कहीं तक का भी एरिया देख सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे t = 3 तक का एरिया बताना है किसी फंक्शन में, तो आप क्या करोगे, इस एरिया फंक्शन में t = 3 पे वैल्यू देख लो। फिर इस एरिया फंक्शन में जो वेरिएबल इंटीग्रेशन किया था ना मैंने, वेरिएबल लिमिट के साथ जो इंटीग्रेशन किया था, उसी ग्राफ में t = 3 पे वैल्यू देख लो, वही t = 3 तक का एरिया है। तो आप दोनों में फर्क समझिए कि एरिया फंक्शन है और एक में एरिया है। लिमिट बड़ा कमाल का काम करती है, तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा सा बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज दिखाता हूं। तो जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो किसी भी फंक्शन को और आप चाहते हो कि उससे एक डिफरेंट फंक्शन में प्लॉट करना चाहता हूं, तो इंटीग्रेट करोगे किसी फंक्शन को और आप आंसर भी फंक्शन में चाह रहे हो, तो वो जो फंक्शन आएगा वो उसका एरिया फंक्शन आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन करने पे जो निकल के आता है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बट आप जो है, आप इंटीग्रेट करने के बाद भी एक फंक्शन ही चाहते हो, तो आपको लिमिट वेरिएबल रखनी पड़ेगी और जो फंक्शन बनेगा उसको एरिया फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि देखिए मैंने बोला था dft/dt = gt है ना, = gt है। तो अगर मैं ft निकालूंगा तो ft क्या बनेगा, ft जो है वो इस gt का एरिया फंक्शन बनेगा दोस्तों। इस gt का इंटीग्रेट होके आएगा, 0 से लेके मान लीजिए t तक ले रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर f(0) भी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये जो है ये एक एरिया फंक्शन है, gt का एरिया फंक्शन बनेगा ft। समझ आया भाई? तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप फंक्शन प्लॉट करना चाहते हो तो फिर वेरिएबल लिमिट क्यों लगाते हैं, ठीक है, उससे एक फंक्शन प्लॉट हो जाएगा। टाइम के साथ ये वेरी करेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट लिमिट का क्या मतलब होता है, वेरिएबल लिमिट का क्या मतलब। कांस्टेंट लिमिट का तो मतलब होता है भाई जो दो कांस्टेंट पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के बीच का एरिया फिक्स एक एरिया निकल के आ जाएगा। बट अगर मान लीजिए वेरिएबल लिमिट रख रहे हो तो वेरिएबल लिमिट में तो फंक्शन ही बनेगा, वो एरिया फंक्शन बनेगा, फिर वो अलग अलग टाइम पे आप उससे चेक कर सकते हो कि एरिया की क्या वैल्यू आ रही है, तो वो एरिया फंक्शन बनेगा। दोनों में फर्क को समझिए, ठीक है। तो हमें जब भी फंक्शन निकालना हो वेरिएबल लिमिट रखो, लेकिन कैसे रखनी है वेरिएबल लिमिट वो मैंने आपको बता दिया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है ft, और वो जो ft फंक्शन है वो कुछ इस तरह का है। वो ft फंक्शन मेरा इस तरह का है, 0 1 2 3 4 5 6 और t मेरा सेकंड्स में है। ये हाइट है मेरी 10 और ये हाइट है मेरी -10, ठीक है। इस तरह का मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मुझे चाहिए, मेरे को ये दे रखा है dft/dt जो है वो आपको दे रखा है, नहीं एक मिनट भाई, आपको दे रखा है dgt/dt, आपको दे रखा है ft, आपको दे रखा है ft, और आपको क्या करना है, आपको gt की वैल्यू बतानी है। gt को प्लॉट करना है, क्या आएगा g0, इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है 0, ठीक है। आपको इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है, और सोचिए यहां पे मैं खत्म कर देता हूं, यहां से आगे है ही नहीं फंक्शन, बस इतना ही है, ठीक है, सिर्फ इतना ही है दोस्तों, ठीक है, 6 तक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे g0 पे वैल्यू दे रखी है इनिशियल वैल्यू, मुझे gt का ग्राफ प्लॉट करना है, gt को फंक्शन की तरह प्लॉट करना है। इसका मतलब gt टाइम का फंक्शन प्लॉट करना है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये एरिया फंक्शन है, क्योंकि आप जानते हो gt क्या निकल के आएगा। यहां से अगर मैं इस रिलेशन को इन्वर्ट करूंगा तो gt की क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, gt विल बी इक्वल टू, बोलिए g(0)
प्लस 0 से लेके t तक एफ टी डी टी। इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे एफ टी का एरिया दिखाना है, एरिया फंक्शन को प्लॉट करना है। तो उसके लिए मुझे जी टी, ये जो एफ टी फंक्शन है उसकी इक्वेशन चाहिएगी। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 10t, आप लाइनों की इक्वेशन बता सकते हो भाई, ये बनेगा -10t + 20, ये बनेगा 10t - 40, ये बनेगा -10t + 60। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने लाइंस की इक्वेशन दिखा दी, और उसके बाद तो खैर जीरो ही है, इसको जीरो ही दिखाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो जरा देखिए, t इन सेकेंड्स। ये है 0, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4, ये मेरा 5, 6, 7, 8, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां 0 से शुरू करते हैं। तो g0 इज 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक लिखो, और एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ टी इज 10t dt। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 10t²/2, और लिमिट 0 से लेकर t तक। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5t²। ये आ गया दोस्तों। और ये कब तक वैलिड है बताओ, t की वैल्यू 0 से लेके और 1 के बीच ही वैलिड है भाई, क्योंकि जो ये 10t लिखा है ना आपने, ये 10t केवल 0 से 1 के बीच वैलिड है फंक्शन। तो इसलिए ये जो आंसर आएगा ये 0 से 1 के बीच वैलिड आएगा। ये एरिया फंक्शन है दोस्तों, इसका एरिया, जैसे जैसे आप टाइम को आगे बढ़ाते जाओगे ये जो ट्रेंगल बनते जाएंगे ना, जैसे यहां तक का टाइम ले रहे हो तो यहां तक का एरिया, फिर आगे टाइम को बढ़ा दोगे तो यहां तक का एरिया हो जाएगा, फिर अगला यहां तक का एरिया हो जाएगा। तो एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, जैसे आप टाइम को बढ़ाते जाओगे। तो जैसे आप 1 पे पहुंचोगे, 1 तक, 0 से लेकर 1 तक एरिया इस कर्व के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 0 पे 0 है, 1 पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 5, और ये पैराबोला टाइप बनेगा, ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइप बनेगा। तो यहां तक आते आते 5 हो जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन में t की वैल्यू 1 तक का एरिया अगर आप देखोगे, t = 1 पे अगर आप एरिया देखोगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग अलग टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन बन गया एरिया का, क्योंकि इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। आप देख भी सकते हो, यहां तक का अगर आप एरिया देखोगे तो 5 ही आएगा, यहां तक का एरिया देखोगे तो वो एरिया यहां से निकल के आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया फंक्शन आ गया है, इंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट आइए, अब आइए 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक देखते हैं क्या बनेगा। तो 1 से लेकर 3 तक क्या लिखोगे बताओ जरा, वो बनेगा g(1) प्लस 1 से लेकर t तक लिख दो अब आप, और यहां पे क्या लिखोगे -10t + 20 dt, सही है भाई। तो ये लेकिन कहां से कहां तक वैलिड है, ये 1 से 3 के बीच ही वैलिड है, क्योंकि ये जो इक्वेशन लिखी है आपने एफ टी की, वो 1 से 3 के बीच ही वैलिड है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए, और g(1) बताओ क्या बनेगा, g(1) जो है वो कितना हो चुका है, g(1) यहां से पता लगेगा। अब gt तो ये प्लॉट कर रहे हैं ना भाई, ये है मेरा gt, तो g(1) कितना है 5, तो g(1) की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो 5 प्लस 1 से लेके t तक लिख लो, और ये बनेगा -10t + 20, और ये हो जाएगा dt, सही है भाई। ये जो आंसर आएगा ये t की वैल्यू 1 से लेके 3 तक वैलिड होगा दोस्तों। तो चलिए अब जरा इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 5 तो मेरा बाहर आ गया, प्लस अब बताओ भाई इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा -10t² + 20t, और इसमें लिमिट पुट करनी है दोस्तों 1 से t तक, ठीक है। तो अब जरा देखो 5, ये क्या बन गया, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बनेगा -5t² + 20t, ये तो अपर लिमिट पुट होगी इसमें पूरे फंक्शन में, माइनस लोअर लिमिट, तो एक माइनस तो यहां पे पहले ही लिखा हुआ है, तो ये प्लस बन जाएगा, और t की वैल्यू 1 पुट करोगे यहां पे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और यहां पे ये बन जाएगा -20। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया मैंने, तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया -5t² + 20t - 10, ठीक है। ये आएगा, और ये कहां से कहां तक वैलिड है, t की वैल्यू 1 से लेके और t की वैल्यू 3 तक वैलिड है दोस्तों। तो चलिए अब जरा इसको प्लॉट करते हैं 1 से लेके 3 तक। तो कैसे प्लॉट करोगे, t = 1 पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, t = 1 पे अगर आप देखोगे तो ये -5 + 20 - 10 +5 बनेगा, ये बनेगा। और t की वैल्यू 3 पे भी देख लो एक बार, t की वैल्यू 3 पे देखोगे तो क्या बनेगा, -45 + 60 - 10, तो ये भी 5 ही बनेगा। t = 3 पे भी 5 आ रहा है दोस्तों, और ये पैराबोला है, तो या तो ये ऐसे बनेगा या ये ऐसे आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में। आप खुद देखना, 2 पे जो है वो मैक्सिमा आएगा दोस्तों, वो इस तरह का बनेगा, फिर 2 पे जो है मैक्सिमा आएगा,
इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा ऐसा। भाई दो ही फंक्शन, दोनों पॉइंट के बीच वैल्यूज पता है, तो इन दोनों के बीच पैराबोला बनाना है भाई आपको, क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना है। या तो वो ऐसे बनेगा या वो ऐसे बनेगा। अब आपको 2 पे देखना है मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। डेरिवेटिव से चेक कर सकते हो मैक्सिमा मिनिमा को और आप प्लॉट करके देख सकते हो। t=2 पे वैल्यू ही चेक कर लो ना यार, पता चल जाएगा। तो t की वैल्यू 2 पे क्या वैल्यू बनेगी, t की वैल्यू 2 पे अगर आप देखोगे तो -20 + 40 - 10, तो ये 10 आ गई भाई। t=2 पे जो वैल्यू आएगी, ये जो हाइट आएगी ये आपकी 10 आएगी, यहाँ पे 10 हाइट आएगी, ठीक है। 3 पे वापस आगे। अब आप बताइए 3 से आगे, 3 से लेके अब 5 तक देखते हैं। तो 3 से 5 तक क्या बनेगा, जरा देखिए भाई, मैं इधर से इसको रब कर देता हूं। तो 3 से 5 के बीच क्या बनेगा वो जरा देख लेते हैं। तो आप बताओ क्या लिखोगे, G3 आएगा भाई। तो 3 से आगे देखिए अब क्या बनेगा। तो GT की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू G3 प्लस इंटीग्रेशन 3 से लेके t तक लिख दो, 3 से आगे, और ये लिखो 10t - 40, 10t - 40 dt। और G3 कितना है, G3 5 है भाई। तो G3 ये बन जाएगा 5 प्लस यहां पे क्या बन जाएगा 10t² - 40t, और लिमिट 3 से लेके t तक। तो जब आप इसको इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो ये बनेगा 5, अपर लिमिट बन जाएगा 5t² - 40t, ये तो अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहां पे बन जाएगा 5 और ये 9 45, 45 + 120। एक बार देख लो दोस्तों सही लिखा है क्या, इसमें अपर लिमिट लगाई, अपर लिमिट तो सीधा यही आ गया, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे 45 आएगा, तो माइनस का कर दिया, और ये 120 प्लस का कर दिया, ठीक है। तो अब जरा देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 5t² - 40t, और इन सबको इकट्ठा कर दो भाई, तो ये बनेगा -40 - 40 + 120 इज 80, ठीक है, प्लस 80। ये आ गया मेरे पास GT। और ये कहां से कहां तक वैलिड है बताओ, ये t की वैल्यू कहां से कहां तक वैलिड है, t की वैल्यू 3 से लेके और 5 तक वैलिड है दोस्तों। तो सबसे पहले t=3 पे देखते हैं इसकी वैल्यू। t=3 पे देखोगे तो ये बनेगा 45 - 120 + 80, ठीक है भाई। तो ये बन जाएगा 5, इसकी वैल्यू आएगी 5, यहां पे बन जाएगा t=3 पे। t=5 पे देखो, अब t=5 पे देखोगे तो क्या बनेगा 125 ये बन जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, t=5 पुट करोगे तो -200 + 180, तो फिर से 5 आएगा भाई, +80, तो फिर से ये वैल्यू 5 आएगी, इसका मतलब 5 पे फिर से 5 हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में फिर से एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, तो या तो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा, और 4 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच सेम वैल्यू है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में जिन दो पॉइंट पे सेम वैल्यू आ जाए, जिन दो टाइम के बीच में सेम वैल्यू आ जाए, तो मैक्सिमा या मिनिमा उनके बीच में ही लाई करेगा, याद रखिए, ठीक है। तो 4 पे आप इसकी वैल्यू चेक कर लो, 4 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, चेक करके देख लो। इसका मतलब कैसा बनेगा ये फंक्शन, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 5 पे। तो 5 तक हो गया। अब आइए 5 से 6, 5 से 6 जो है ये ऐसे जाएगा, और यहां पे 10 वैल्यू हो चुकी होगी, फिर से 6 पे इसकी वैल्यू फिर से 10 हो चुकी होगी। अब 6 के बाद देखिए, 6 के बाद देखते, तो मैंने 5 से 6 बनाया नहीं, आप खुद बना लेना, ठीक है, और उसको प्लॉट कर लेना भाई, ठीक है। अब 6 के बाद क्या होगा दोस्तों, 6 के बाद ये जो बनेगा GT विल बी इक्वल टू G6 प्लस इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे बताओ जरा, 6 से लेके t तक, और ft की वैल्यू 0 आएगी। फंक्शन है ही नहीं ना 6 के बाद, तो फंक्शन है ही नहीं 6 के बाद, तो ये 0 है। तो और ये कहां तक है बताओ, t की वैल्यू 6 से लेके और इनफाइनाइट तक है भाई, 6 से आगे इनफाइनाइट तक चले जाओ, तो ये तो खैर खत्म ही हो गया। और G6 की वैल्यू है 10, G6 मेरा 10 हो चुका है, तो इसका मतलब अब क्या रहेगा, अब जो GT आएगा वो 10 पे अब कांस्टेंट रहेगा, अब 10 पे मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करें। इनिशियल वैल्यू अगर 0 ना होती इसकी, देखो इनिशियल वैल्यू जो हमने इसकी ली थी G0 की वैल्यू, वो 0 ली थी, इनिशियल वैल्यू 0। अगर 0 ना होती, इनिशियल वैल्यू 1 होती या 2 होती या 10 होती, 20 होती, फिर क्या करते, फिर ये पूरे का पूरा ग्राफ 1 पे उठ जाता। अगर इनिशियल वैल्यू 1 लेता ना मैं यहाँ पे G0 की वैल्यू, तो 1 से शुरू करता, जैसे इनिशियल वैल्यू 1 होती तो ये 1 से शुरू होता और ये 11 तक जाता, और फिर वापस 1 पे लौट के आता यहाँ पे, ठीक है, वापस यहाँ पे 1 पे लौट के आता, और फिर यहाँ से फिर से 1 से उठता और वापस 11 तक जाता, और फिर 11 पे कांस्टेंट हो जाता।
अगर मेरी G0 क्या होती, G0 की वैल्यू 1 होती, आप चेक करके देख लेना, यहां पे G0 की वैल्यू क्या थी, 0, ठीक है भाई, 0 है तो ये ऐसे जाएगा। अगर G0 1 होता तो 1 से शुरू होता, ऐसे 1 से 11 तक जाएगा। अब यहां पे ये जो वैल्यू आएगी 11 आएगी, और वापस फिर आपका 1 पे आ जाएगा, फिर से 11 तक जाएगा, और फिर सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस फंक्शन को, मतलब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो दोस्तों। इनिशियल वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनिशियल वैल्यू के बिना बना नहीं पाओगे। अगर नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट 0 मान लो उसको, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ग्राफ को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं ये आपको समझ आया। डिफरेंशिएट करना तो बहुत ही आसान होता है, डिफरेंशिएट में तो बस स्लोप लेना है, ठीक है। बट आप बोलोगे सर यहां इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसमें तो स्लोप भी नहीं आएगा, इसमें तो क्या आएगा, इसका इक्वेशन आएगी और इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। जैसे 0 से लेके 1 तक देखो, 0 से लेके 1 तक क्या इक्वेशन है, 0 से लेके 1 तक 5t² इक्वेशन थी, तो उसका डेरिवेटिव ले लो 10t, तो 10t प्लॉट हो गया। फिर 1 से लेके 2 तक देखोगे तो 1 से लेके 2 तक क्या इक्वेशन है बताओ, 1 से लेके 2 तक क्या है बताओ, 1 से लेके 3 तक, माफ कीजिएगा 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक एक ही इक्वेशन है ना भाई, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो 1 से लेके 3 तक आपकी ये इक्वेशन है दोस्तों। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो -10t + 20, तो -20 + 20 बना रखा है। तो अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप की तरफ मत जाओ, आप इक्वेशन की तरफ जाओ, फंक्शन का इक्वेशन लिख लो और फिर इसका डेरिवेटिव ले लो और उसको प्लॉट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये समझ आया कि कैसे किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और इंटीग्रेट कैसे करेंगे। असल में ये जो ग्राफ बना है ना, ये अगर इनिशियल वैल्यू 0 है तो इसी का एरिया फंक्शन है दोस्तों, इसी का एरिया फंक्शन है, अगर मैं इनिशियल वैल्यू को 0 लेके चलता हूं तो। बट अगर इनिशियल वैल्यू 0 नहीं है, 1 है, तो एरिया फंक्शन नहीं है, फिर कुछ और बनेगा फिर ये, क्योंकि जो इसका एरिया आएगा उसमें अब 1 ऐड कर दोगे तो भैया और एरिया बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब ये जो है ये इसके एरिया फंक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। जैसे 10 तक 1 तक देखो, 1 तक इसका एरिया देखेंगे तो 5 आएगा, तो 5 तो यहां से नजर आ रहा है ना, 5 ऊपर वाले से तो 5 नहीं आ रहा ना, ऊपर वाले से तो क्या नजर आ रहा है 6, तो ऊपर वाला जो है एरिया फंक्शन को नहीं दिखा रहा है। एरिया फंक्शन को तभी दिखाता है कोई फंक्शन जब इनिशियल वैल्यू 0 लेके चलते हो। इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने से ये फंक्शन बना, ये एरिया फंक्शन बोलेंगे इसको। कब बोलेंगे, जब इनिशियल वैल्यू लेके चल रहे हो 0। अगर इनिशियल वैल्यू 1 लेके चल रहे हो तो एरिया फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे आप एरिया देखना चाह रहे हो, जैसे यहां तक का एरिया देखना चाह रहे हो, तो यहां तक का एरिया इस फंक्शन से तो 6 आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू ज्यादा आ गई है, जबकि एक वैल्यू ज्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है, 5 आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये एरिया फंक्शन है, बट उसमें से कुछ वो थोड़ा बढ़ गया है, वो एक हाइट ऊपर उठ गया है, या तो उसमें से एक हाइट माइनस कर दो। एरिया फंक्शन निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू 0 पे होनी चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि भाई कैसे आप जो है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में आओगे और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में कैसे आओगे, ग्राफ को कैसे रिलेट करोगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा कमाल का टॉपिक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसके ऊपर मुझे और भी बहुत कुछ डिस्कशन करना है। बड़ी कमाल की चीजें हैं इसमें, और आगे चल के आप देखिए ना कैसे आपकी फिजिक्स को आसान कर देगा ये, अगर आपने इसके अंडरस्टैंडिंग को बना लिया तो। जगह जगह हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।